स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स को भरने की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, विभिन्न तत्वों के, विभिन्न परमाणुओं के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। लैंथेनॉइड श्रेणी के बारे में भी पढ़ेंगे, एक्टिनॉइड श्रेणी के बारे में भी पढ़ेंगे। अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और कैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरे जाएंगे और कैसे उत्कृष्ट गैसों का विन्यास होता है। इन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, अपने शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं बात करूं हाइड्रोजन की। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी तत्व पढ़ेंगे, ध्यान रख लेना, जो पहले लिखा है वो एक तत्व का प्रतीक है, और जो ब्रैकेट में, जो स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, जो संख्या है, वो क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है। यानी कि ये तो प्रतीक चिन्ह है, जो पहले लिखा है वो प्रतीक चिन्ह है, और जो ब्रैकेट में है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है तत्वों का। और उसके आगे जो लिखा है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और उसके बाद में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरे गए हैं कक्षक में, उनको ब्लॉक्स बना के, आरेख बना करके हमने दर्शाया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं हाइड्रोजन की। सर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। सर, आपने कल ही बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में भरा जाएगा। तो एस कक्षक की बात करो तो 1s1, यानी कि हाइड्रोजन में टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो पहले कक्षक में भरा गया। 1s1 इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाद में बात करूं, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आ गया, तो हीलियम में 1s2 हो जाएगा। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आ गया। लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम में क्या हो जाएगा सर, 1s2 और 2s1 हो जाएगा, है ना। लिथियम के बाद में बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा, ये 1s2 और 2s2 हो जाएगा बेरिलियम में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलते जाएंगे। अब मैं हाइड्रोजन की बात में डायरेक्ट आता हूं कार्बन पे। कार्बन का सर एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कौन बोल सकता है, बहुत ही फेमस चीज है ये कार्बन। हीरा भी इससे बनता है और कोयला भी कार्बन का ही बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। केमिस्ट्री अगर कार्बन नहीं होता तो केमिस्ट्री होती नहीं। पूरी की पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे निर्भर है, और इस कार्बन के बारे में हमको प्रत्येक चीज की पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि सर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, यानी कि सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, तो 1s2, 2s2 और 2p2 कि सर s कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में चले जाएंगे। सर 2p में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, अरे 2p में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरेंगे कि एक तो px में आएगा और एक py में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन px में भर दें। अरे हो सकता था ना, अरे ऐसा हो सकता था ना, नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने हुंड की बहुलकता का नियम लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और हुंड की बहुलकता का नियम क्या कहता है कि पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जितने भी समान ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध है उनमें भरे जाएंगे, रिक्त कक्षकों में भरे जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो लास्ट लेक्चर पे जाओ, चेक करो, चैनल पे अवेलेबल है, कि उसमें क्या बताया गया था कि हुंड की बहुलकता का नियम ये था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में भरे जाएंगे, उसके बाद युग्मन होगा। यानी कि पहले px में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर के px, py और pz में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। तो अब जब से युग्मन वाली बात पे आ जाओ आप, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आता है, कार्बन के बाद में डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं आता, लेकिन नाइट्रोजन का सेम ऐसे ही हो जाएगा। उसमें क्या होता है सर, 1s2, 2s2, 2p2 की जगह 2p3 कर दो, 2p3 कर देंगे, यानी pz में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन पे आते हैं डायरेक्ट। ऑक्सीजन सर परमाणु क्रमांक 8, यानी ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन परमाणु 2 मिलकर एक ऑक्सीजन अणु बनाते हैं, प्राणवायु जिसका हम श्वास लेते हैं जिससे, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस प्रकार से भरे जाएंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1s2, 2s2 और 2p4, यानी कि सर 2 इलेक्ट्रॉन s में भरेंगे। सर s की जगह छोड़ो, s समझ गए हम, आप उत्तर करवा चुके हो, s समझ गए, p पे चलो आप तो, चलो ठीक है, p पे आओ। अरे p पे क्या है,
कि पी पे सर आपने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, हमने बता दिया कि समान ऊर्जा वाले कक्षक पहले भरे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, युग्मन करेगा। युग्मन कैसे करेगा, अब px में 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया। सर ऑक्सीजन के बाद में आएगा, उसका कैसे करेंगे, अरे ऑक्सीजन के बाद में आएगा तो 1 py में और चला जाएगा। सर ऑक्सीजन के बाद में फिर नियोन आ गया 10 नंबर पे, नियोन का कैसे करोगे, उत्कृष्ट गैस, अरे उत्कृष्ट गैस नियोन। सर नियोन का हम परमाणु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, अरे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। यानी कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होके ये 2p कक्षक पूरा भर जाएगा। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2p6 यानी कि 2p कक्षक भी पूरा भर गया। अब बात करें तो अब कहाँ चले, अरे हमने कल पढ़ लिया था सर कि n+l का रूल लगता है और n+l में जिस कक्षक का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। तो सर अब 2p के बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3s में, किसमें 3s में। सोल्यूशन पे चलो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अरे इससे पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ग्राफ मैंने नहीं दर्शाया क्योंकि आप समझ गए ये नियोन में आ गया, ये नियोन में आ चुका है। अब नियोन के बाद वाला सोडियम 11 नंबर, एटॉमिक नंबर 11, परमाणु क्रमांक 11, टोटल इलेक्ट्रॉन 11, 6 और 4 10। सर ये तो समझ चुके हैं। अब 3s वाला बताओ आपको, 3s में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से दर्शा देंगे। अरे सर ये क्या लिख दिया फिर आपने, ये नियोन, ये क्या है, अरे इसका मतलब ये है कि नियोन क्या है, उत्कृष्ट गैस, और इसका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। सर अष्टक पूर्ण का मतलब क्या हुआ, अष्टक पूर्ण का मतलब ये हुआ कि इसके संयोजकता कोष में कंप्लीट होता है, इसका संयोजकता कोष होता है, उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं डोनेट करने के लिए और ना ही इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसका अष्टक पूर्ण होता है। संयोजकता कोष क्या होता है, संयोजकता कोष, अरे संयोजकता कोष की बात करूं तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष या संयोजकता कोष कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष को, इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो भी उत्कृष्ट गैस आती है, यानी कि नियोन लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो परमाणु विन्यास है ना वो नियोन का विन्यास है और उसके बाद में 3s1 जोड़ दो, यानी कि नियोन के विन्यास के आगे 3s1 जोड़ेंगे तो किसका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। ठीक है चलो सर आप 15 पे क्यों आ गए, अरे मैं 15 पे इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे 3p का जिक्र आएगा। 3s यहाँ से छोड़ो, आगे बढ़ते जाएंगे, 11 के बाद में 12 नंबर पे परमाणु जो भी आएगा उसका 3s2 हो जाएगा, फिर 3p पे चले जाएंगे, फिर उसका क्या मिलेगा, इससे 12 के बाद 13 वाला एटॉमिक नंबर 13, उसमें 3s2 3p1 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते मैं 15 पे आ गया, फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 15 15 कैसे भरेंगे, सर ये तो नियोन का आ गया, ये तो नियोन वाला विन्यास आ गया, आप तो आगे वाला बताओ। अरे 3s2 टोटल कितने बच गए, सर 3 बच गए क्योंकि 10 तो नियोन तक आ गए, 2 ये भर दिए, 12 भर दिए, 3 बच गए, 3 चले जाएंगे 3p में। अब सर p तो पहले आ गया था, ये दोबारा से कैसे आएगा, ये 2p था, ये 3p है, ये 2p था, ये 3p है, ये 2p उपकोष था, ये 3p उपकोष है, ये 3p उपकोष के px py और pz कक्षक है। तो इनमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन बना गया। इसी प्रकार अपने चलेंगे किसके लिए, पोटासियम, परमाणु क्रमांक 19। सर आपने अभी बता दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, 2 ये भर दिए, सर p में 6 आते हैं, यहाँ तक ठीक है 18। अब किस में भरे, अरे कल ही किया था कि इलेक्ट्रॉन 3d और 4s में पहले किस में जाएंगे। सर इस हिसाब से तो आप यहाँ पे ये करते आ रहे थे 1s2 2s2 2p 3s 3p, तो 3d आना चाहिए, नहीं 3d नहीं आएगा। अरे कल ही किया था सर, इसके लिए n का मान 3 और l का मान 2 यानी टोटल योग 5 आ रहा है, वो सर इसके लिए 4 + 0 4 आ रहा है। ये n+l रूल लास्ट लेक्चर देखो एक बार वापस जाके, वहां पे बताया है n+l रूल के अकॉर्डिंग n+l का मान n+l यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और विभेदनशी क्वांटम संख्या उनका योग करेंगे तो 4 कम होता है, किसका, 4s का, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा ना कि 3d में। तो जो अपना बात करें पोटासियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब 3d1 न करके क्या होगा, 4s1 होगा। अब 19 के बाद में 20, पोटासियम के बाद में कैल्शियम की मैं बात करूंगा तो वहां पे 4s2 हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने चलो ठीक है सर आप पोटासियम तक चले गए, लेकिन अब 3d में कैसे भरेंगे, अरे 3d में भरेंगे ना, जैसे ही 4s का अक्षर भर जाता है 3d में भी जाएंगे, 3d को खाली थोड़ी छोड़ेंगे, कैसे, अरे सर स्टेडियम में आ जाओ, स्टेडियम में आ जाओ, स्टेडियम 21 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 21,
सर इसमें क्या हुआ? सर यहाँ तक तो आप छोड़ दो, हमें ये पता है, ये यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, आप तो ये कहानी बताओ 3D1 और 4s2 वाली। अरे ये इस प्रकार से होता है, लिखते 3D को पहले हैं, लिखते किसको है? 3D को पहले है, 3D1 4s2। सर ये कैसे हो गया? 3D2 4s1 करते, लेकिन ऐसे कैसे? डी में दो ही थोड़ी आते हैं, डी को भर देते आप पूरा, इसमें क्यों लिखते सर 3D3 कर दो? नहीं, अरे ये वाला रूल यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4s में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए सर, 4s कक्षक कंप्लीट हो गया, 4s ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अब इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, तो 3D1 4s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? स्केडियम का। इस प्रकार से इसको दर्शा देंगे। डी में टोटल कितने कक्षक होते हैं? डी में टोटल 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx2 - y2 और dz2। फिर इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। फिर सर वही उनकी बहुलकता का नियम। अब धीरे धीरे पहले इन सब में एक एक भरेंगे और फिर इसका युग्मन करेंगे। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक डी कक्षक में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसके बाद में सर ये क्या लिख दिया आपने? ये क्या समझा रहे हो आप? ये क्या लाइन आ गई? अरे यही तो रिपोर्टेड है, यही तो पूरा का पूरा चक्कर है। एक तो ये समझ जाओ और एक ये समझ जाओ, लैंथेनोइड एक्टिनोइड, खत्म। ये चीजें समझ गए अपने, खत्म है। चलो सबसे पहले इस पे गौर करते हैं कि आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। मतलब ये है कि जैसे कि मैं बात करूं डी कक्षक की, सर डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, डी में टोटल 10 आते हैं। अरे डी में अगर 6 भरे हैं और एक डी में अगर 5 भरे हैं ना, तो ये स्थायित्व तो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है लेकिन स्थायी ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें समान ऊर्जा वाले सारे कक्षकों में एक एक इक्वलिटी आ गई। और अगर D9 की बात करूं और D10 की बात करूं ना, तो इसमें क्या होगा? अपना D10 ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि वो कक्षक पूर्ण रूप से भरा गया। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ, आओ ना क्रोमियम 24 पे आओ तो सही। देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर करो एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अब आप तो आगे बताइए। अरे क्रोमियम 24, क्रोमियम गौर करो 24। सर ये 21 वाले का आपने ये लिखा था 3D1 4s2, सर 22 वाले का 3D2 4s2, सर 23 वाले के लिए 3D3 4s2, तो सर 24 वाले के लिए तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि 3D4 और 4s2। अरे यही तो बताना है, यही तो बताना है कि अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक पूरित कक्षकों से ज्यादा होता है। किस प्रकार से? यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 3D5 और 4s1, अरे एक इलेक्ट्रॉन s का इसमें डाल दें d में, तो ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, यानी कि दोनों स्थायी हो गए क्या? अरे पहले सिर्फ s स्थायी था, क्योंकि s कक्षक पूर्ण था, तो s स्थायी था अपना। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं d में कर दूं तो d भी स्थायी हो जाएगा और s भी। अरे दोनों भाई एग्री राजी हो गए, बंटवारा कुछ इस प्रकार से हो जाए। अरे किसी के दो बेटे हैं और उसके पास संपत्ति है, करोड़ों में संपत्ति है। अब एक को कम दे दिया, एक को ज्यादा दे दिया, लड़ाई होगी, लाजमी सी बात है कि लड़ाई होगी। अरे क्यों ना दोनों भाइयों को इक्वल दे दिया जाए। अरे किसी को दिल्ली की प्रॉपर्टी दे दो, किसी को बॉम्बे की दे दो, दोनों को बराबर इक्वलिटी की प्रॉपर्टी दे दो, लड़ाई नहीं होगी ना। अरे डी में एक इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब क्या है कि एक डी को दे दो, एक एस को दे दो, दोनों स्थायी हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और दोनों स्टेबल हो जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल हो जाएगा, ये कंपाउंड भी, ये तत्व भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2, 3d4 4s2 ना होकर के 3d5 4s1 होता है। ठीक है सर, समझ गए। सर इसके बाद में तो चलता जाएगा ना। आगे कौन सा? सर क्रोमियम के बाद में 25 की बात करूं तो मैं आगे वाले के लिए 3d5 4s2, फिर s पूर्ण हो गया, फिर उसके बाद में 26 वाले के लिए बात करें तो क्रोमियम के बाद मैग्नीज आ गया, मैग्नीज के बाद Fe। अरे Fe की बात करें तो Fe में कोई दिक्कत नहीं आएगी, Fe में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24 25 26 वाले के लिए वही सेम हो जाएगा क्या? सर 3d6 4s2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को पूर्ण वाला लगता नहीं लेना। फिर अब कब आएगी? अरे दिक्कत आएगी कॉपर, दिक्कत आएगी कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे अपने ऊपर करते आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल। गौर करिए यहाँ पे, सर ये होना चाहिए था 3d9 और 4s2 होना चाहिए था, करके देख लो, यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे वही बात,
सर पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक भरे हुए। अरे ये आंशिक भरा हुआ था जब 9 थे, 10 हो गए तो ये पूर्ण भर गया। तो सर ये तो पूर्ण भर गया, आपने एस को कर दिया नाराज। अरे एस नाराज नहीं हो रहा, ये देखो एस नाराज नहीं हो रहा। एस बोल रहा है मैं तो पूरा भरा हूं तो भी सताई हूं, आधा भरा हूं। अरे टोटल 2 आते हैं, एक हो जाएगा तो आधा भर गया। एस खाली नहीं हुआ, आंशिक भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया, एस अर्धपूरित हो गया, फिर स्थायी है और ये पूर्णपूरित होकर स्थायी है। तो स्थायित्व तो मेंटेन हो रहा है, स्थायित्व तो बना रह रहा है। तो इस प्रकार से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 से 1 हो जाएगा। उसके बाद में अक्सर उसके बाद में चलता जाएगा इस प्रकार से, जहां पर भी अर्धपूरित पूर्णपूरित की बात आएगी अपने कर देंगे। सर हम समझ गए, 2 एग्जांपल बहुत है, आप तो आगे चलिए। अरे चलते हैं आगे, आइए फिर लैंथेनोइड श्रेणी, एक्टिनोइड श्रेणी। सर क्या होता है लैंथेनोइड श्रेणी, क्या होता है एक्टिनोइड श्रेणी? अरे लैंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो लैंथेनम से लेकर के लैंथेनम और कितने नंबर पे, एटॉमिक नंबर 57, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम 71, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 71, इनके बीच में जो टोटल 14 तत्व आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं, उनको हम लैंथेनोइड श्रेणी या लैंथेनोइड तत्व कहते हैं। तो सर फिर एक्टिनोइड, अरे एक्टिनोइड, एक्टिनियम 89, परमाणु क्रमांक 89, 89, एक्टिनियम से लेकर के लोरेंशियम 103, परमाणु क्रमांक 103, इसके बीच में जो तत्व 14 आते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिनोइड श्रेणी या एक्टिनोइड तत्व। ठीक है सर, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं बताता हूँ क्या होगा। अरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, एफ कक्षक में चला जाएगा। सर एफ में कैसे जाएगा, ये देखो सर ये क्या है, जीनोम। अरे जीनोम, एक्सटी जीनोम, इसका मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये फॉर्मूला है, ये लैंथेनोइड का कंप्लीट लैंथेनोइड श्रेणी का विन्यास होता है ऐसा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला है ये लैंथेनोइड श्रेणी का। इसके अलग अलग होते हैं, जैसे लैंथेनोइड की बात करूं 57 पे आएगा तो 4f1 5d0 और 6s2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, ये जीनोम सर उत्कृष्ट गैस है। जीनोम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आगे अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1 से 14 यानी 1 से 14, टोटल कितने 14 होते हैं। एक नंबर पे लैंथेनियम 57 परमाणु क्रमांक, आगे लास्ट वाला जब बात करूं मैं ल्यूटीशियम 71 वाले के लिए तो 4f14 हो जाएगा, 5d0 और 1। और इसके लिए बात करें एक्टिनोइड के लिए तो ये है रेडोन आरएन। अब रेडोन के विन्यास के आगे अगर हम ये जोड़ देंगे सर 5f1 1 से 14, 6d0 से 1 और 7s2, इस प्रकार से ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, एक्टिनोइड श्रेणी का। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, बीएससी सेमेस्टर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर हर बार आता है। लैंथेनोइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, एक्टिनोइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद में एक छोटी सी बात लैंथेनोइड और एक्टिनोइड के लिए बता देता हूँ। ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में या एफ कक्षक में चला जाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन या इसके इलेक्ट्रॉन्स एफ कक्षक में चले जाते हैं, इसलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। लास्ट ईयर 2024 अभी जो एग्जाम हुआ है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अपने क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तत्वों का कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम उसको क्लियर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ।